हेलो स्टूडेंट। आज की जो हमारी क्लास है वो बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है जिनका पेपर है फर्स्ट शिक्षा मनोविज्ञान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा, जिसको हम कह सकते हैं कि अधिगम में अभिप्रेरणा या सीखने में अभिप्रेरणा का क्या स्थान है, सीखने में अभिप्रेरणा क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अभिप्रेरणा क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अभिप्रेरणा क्या क्या स्वरूप क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो अभिप्रेरणा जो होती है, जिसको हम मोटिवेशन भी कहते हैं, इंग्लिश में हम मोटिवेशन कहते हैं। तो साधारणतः अगर हम ये चीज़ देखें कि हम लोग जो अभिप्रेरणा का प्रयोग कहाँ करते हैं, कि हम ये जानते हैं कि व्यक्ति जो है एक क्रियाशील व्यक्ति होता है, उसको कुछ ना कुछ कार्य करने की आदत होती है। कुछ ना कुछ मनुष्य जो है वो निरंतर किसी भी चीज़ को कार्य करने के लिए प्रयत्नशील रहता है और उसके पीछे उसका कोई एम छुपा होता है कि हमें इस एम को पूरा करना है और इसके लिए वो क्रियाशील रहता है। तो व्यक्ति कार्य तो करता है, लेकिन अगर उसी कार्य को करने के लिए कहीं से उसको मोटिवेशन मिलता है, चाहे वो आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से, तो उसका जो सीखने का तरीका है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। यानी कि जो व्यक्ति जिस प्रकार से यदि मोटिवेशन के द्वारा यदि वो चीज़ कोई चीज़ सीख रहा है, तो उसके व्यवहार में बहुत अच्छा परिवर्तन होता है। तो कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा का हमारे सीखने में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि अभिप्रेरणा क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, उसकी क्या मीनिंग है। ठीक है। तो जो मोटिवेशन, वो अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति उसकी लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। ठीक है। और जिसका अर्थ है मूव, मोटर तथा मोशन। अभिप्रेरणा के साधारण और शाब्दिक अर्थ के अनुसार हम किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं, जिसके कारण व्यक्ति कोई व्यवहार करता है या कोई उसके प्रति कोई रिस्पॉन्स करता है। इस प्रकार की जो उत्तेजना है वो आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकती है। आंतरिक यानी कि जब अंदर से हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं, हमें किसी तरह से आंतरिक रूप से जैसे सकारात्मक पॉजिटिविटी हमें मिलती है, कोई मोटिवेशन मिलता है, जब हम बहुत खुश होकर के किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो वो हमारी आंतरिक कहलाती है। और जब हमें बाह्य रूप से किसी प्रेशर के तरीके से हमें जब कोई चीज़ मोटिवेट किया जाता है कि हमें ये कार्य करना है, तो वो हमारा बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। परंतु हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस प्रकार की जो उत्तेजना वो आंतरिक या बाह्य दोनों हो सकती है। किंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रेरणा जो है वो क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है या एक आंतरिक शक्ति है, जिसमें व्यक्ति जो है वो अपने अंदर से किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होता है। ठीक है। अब मेरा मन है किसी कार्य को करने के लिए, और यदि हमें उसके लिए मोटिवेट किया जाता है कि नहीं, आप इस कार्य को करिए, ये कार्य आपके लिए बहुत अच्छा है और तुम इस कार्य को कर सकते हो, आपकी तारीफ करके बहुत अच्छे से किसी तरह से आपको बहुत लगन के साथ आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित कर दिया जाए, तो व्यक्ति उस कार्य को बहुत अच्छे से कर लेता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक आंतरिक शक्ति है, जिसमें व्यक्ति जो है अपने अंदर से किसी भी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होता है। इस प्रकार जो प्रेरणा को प्राणी के शरीर यंत्र की चालक शक्ति भी कहा जाता है, जो व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए प्रेरणा देती है। अब अभिप्रेरणा को बहुत सारे जो विद्वानों ने अलग अलग तरीके से, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो जिसमें है वुडवर्थ के अनुसार जो अभिप्रेरणा है वो उन्होंने इसके बारे में क्या कहा कि निष्पत्ति, अचीवमेंट, योग्यता, एबिलिटी या अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, अर्थात योग्यता प्लस अभिप्रेरणा से निष्पत्ति प्राप्त होती है, अचीवमेंट प्राप्त होता है। जब हमारी जो योग्यता होती है उसके साथ यदि हमें मोटिवेशन भी मिलता है, तो हमें अचीवमेंट प्राप्त होता है। व्यक्ति की योग्यता प्रेरणा पाकर ही विकसित होती है। ठीक है। जो हमारी क्वालिफिकेशन है या हमारे अंदर जो क्वालिटीज है, यदि हम उसको प्रेरणा अगर हमें प्रदान कर दी जाती है, हमें मोटिवेट कर दिया जाता है, तो वो उससे डेवलप हो जाती है। इस प्रकार की योग्यता और प्रेरणा द्वारा ही निष्पत्ति यानी अचीवमेंट संभव है। ठीक है। ये तो ये वुडवर्थ ने इन्होंने ये डेफिनेशन दी है अभिप्रेरणा के बारे में। अब उन्होंने दूसरी परिभाषा जो लावेल की है, उन्होंने क्या कहा कि अभिप्रेरणा एक ऐसी मनोवैज्ञानिक
या आंतरिक प्रक्रिया है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। ठीक है, कि अभिप्रेरणा जो है ऐसी मनोवैज्ञानिक और आंतरिक प्रक्रिया उसको माना है कि उन्होंने कहा कि ये जो है जब किसी के व्यक्ति को कोई आवश्यकता होती है ना, तब ये मोटिवेशन जो है वो उत्पन्न होता है। यह एक ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो उस आवश्यकता को संतुष्ट करती है। अब व्यक्ति की जो अभिप्रेरणा है वो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में ही, तो अब हमारा कोई एम है कि हमें इस कार्य को करना है, तो ये हमारी आवश्यकता है। ठीक है, और उसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें मोटिवेट किया जाता है, तो इसी परिस्थिति में ये मोटिवेशन जो है वो उत्पन्न होता है। और यह एक ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होता है, जब हम मोटिवेशन हमें मिलता है तो हम उस कार्य को करने के लिए गतिशील हो जाते हैं जो हमारी आवश्यकता होती है। और जब हमारी आवश्यकता जो है और उसके लिए यदि हमें प्रेरित किया जाता है और हम उस कार्य को कर लेते हैं तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, गुड की जो एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, उन्होंने कहा है जो प्रेरणा है वो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। उन्होंने क्या कहा कि प्रेरणा जो है कार्य को हम जारी रख सकते हैं, कार्य को करने की, आरंभ यानी स्टार्ट करने की, जारी रखने की और नियमित करने की एक प्रक्रिया। तो ये तो थी हमारी कुछ डेफिनेशन जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इस डेफिनेशन को बताया है। अब हम पढ़ेंगे कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण, कि अभिप्रेरणाएं कौन कौन सी होती है, उनको कैसा वर्गीकरण होता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दृष्टिकोण से अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किया है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक उन्होंने अभिप्रेरणा को अलग अलग प्रकार से माना है। तो कुछ जो अभिप्रेरणा है, हम कह सकते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने प्रेरणा का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। पहला, सकारात्मक प्रेरणा, सकारात्मक पॉजिटिविटी मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन हमने जैसा अभी बताया कि इस प्रकार की जो प्रेरणा के कारण बालक स्वयं अपनी इच्छा से किसी कार्य को करता है। जब मनुष्य के अंदर, व्यक्ति के अंदर उसे प्रसन्नता हो, सुख हो और संतोष मिलता है जिस कार्य को करने के लिए, तो वो खुद ही मोटिवेट होता है। ठीक है, तो बालक स्वयं अपनी इच्छा से किसी कार्य को जब करता है तो इस प्रकार की जो मोटिवेशन, इसे आंतरिक प्रेरणा भी कहा जा सकता है, या हम इसे पॉजिटिव मोटिवेशन भी कहते हैं। कि इस कार्य को करने के लिए व्यक्ति को किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं किया जा सकता है, उसे प्रेशर या दबाव नहीं बनाया जा सकता है। व्यक्ति इस कार्य को करने के लिए खुद ही जो है वो अपनी इच्छा से इस कार्य को करता है। इससे उसे प्रसन्नता मिलती है, सुख मिलता है एवं संतोष मिलता है। और इस प्रकार की जो प्रेरणा होती है उसे हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। दूसरा हमारा है नकारात्मक प्रेरणा। नकारात्मक प्रेरणा क्या है कि इस प्रकार की जो प्रेरणा में बालक स्वयं अपनी इच्छा से कोई भी कार्य नहीं करता है, वह दूसरों की इच्छा, दबाव या बाहरी प्रभाव के कारण उसे यह कार्य करना पड़ता है। दोनों में अंतर है। सकारात्मक में जो बच्चा है वो खुद या व्यक्ति है जो वो अपनी स्वयं की अपनी इच्छा से किसी कार्य को करता है और उससे उसको सुख मिलता है, संतोष मिलता है, ठीक है, प्रसन्नता मिलती है। परंतु जो नकारात्मक प्रेरणा है वो अपनी इच्छा से ना करके किसी दूसरों के प्रेशर या दबाव या बाहरी प्रभाव के कारण उसे बच्चे को ये कार्य करना पड़ता है। ठीक है, जैसे माता पिता, अभिभावक या शिक्षक के दंड के कारण, पुरस्कार दे करके या प्रतिद्वंदिता के अभाव, कोई कंपटीशन हमने कह दिया कि नहीं ये कंपटीशन है और इसको पार करने के लिए बच्चा, यानी किसी प्रकार से जो वो बाहरी तरीके से जब उस पर कोई इच्छा, दूसरों की इच्छा होती है या दबाव होता है और उसके द्वारा जब वो किसी प्रकार का कार्य करता है, तो वो हमारा जो है वो इस प्रकार की जो प्रेरणा होती है वो क्या कहलाती है, नकारात्मक प्रेरणा। और इसको हम बाह्य प्रेरणा भी करते हैं। तो ये तो थी हमारी सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा। उसी प्रकार से कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे वुडवर्थ ने, उन्होंने जो है वो प्रेरणा का वर्गीकरण इस प्रकार से किया है, जैसा कि आंगिक आवश्यकताएं। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत वे प्रेरणाएं आती है जो शरीर की आंतरिक दशा से संबंधित होती है, जो आंतरिक, जैसे हमारी भूख लगना, प्यास लगना, मल मूत्र विसर्जन आदि, ये हमारी आवश्यकताएं जो होती है वो अंग की आवश्यकता है। भूख लगा है तो हमें खाना चाहिए, हमारी भूख लगने की जो आवश्यकता है। इस प्रकार की जो प्रेरणा होती है ये हमारी होती है आंगिक आवश्यकताएं। दूसरी है आपात प्रेरणाएं। इसमें जीवन रक्षा से संबंधित प्रेरणाएं अपने वातावरण की परिस्थितियों से प्राप्त होती है, जैसे शत्रु को देख करके भयभीत हो जाना, रक्षा के लिए भागना। इसमें व्यक्ति अपनी रक्षा, जीवन की रक्षा से संबंधित प्रेरणाएं उसको अपने वातावरण से या चारों तरफ परिस्थितियों से प्राप्त होता है। ठीक है, कि अब उसको शत्रु को देखकर वो भयभीत हो गया, या अपनी जो भी अपने को बचाना है किसी कार्य से करने के लिए तो वहां से भाग जाना। ठीक है। तीसरा है वस्तुनिष्ठ प्रेरणाएं।
इस प्रकार की जो प्रेरणा का जो लक्ष्य वातावरण की परिस्थितियों से प्रभावित होकर एक विशिष्ट ढंग का प्रभावपूर्ण व्यवहार करना, ये हमारी होती है जो वस्तुनिष्ठ प्रेरणा है। इसी प्रकार से थॉमसन ने भी प्रेरणा का वर्गीकरण किया है। उन्होंने क्या कहा, स्वाभाविक प्रेरणा को बांटा है, कृत्रिम प्रेरणा में बांटा है। अगला है उन्होंने गैरेट ने जो है वो जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रेरणा में बांटा है। अगला है शेफर ने जो है उन्होंने किसका विभाजन किया, पुष्टिकरण के प्रेरणा के बारे में उन्होंने अलग अलग विभाजन किया, पुष्टिकरण, विशिष्टता, आदत, संवेग। उन्होंने प्रेरणा को इन 4 भागों में बांटा है। थॉमस ने भी वर्गीकरण किया है, उसमें उन्होंने सुरक्षा, प्रतिक्रिया, नवीन अनुभव आदि प्रेरणा का वर्गीकरण किया है। अब यहाँ पर हम लोगों ने मास्लो जो है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने भी प्रेरणा को बांटा है जन्मजात प्रेरणा और अर्जित प्रेरणा। जो जन्मजात प्रेरणा जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा, है ना, ये जब हम मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं, ये उन्होंने जन्मजात प्रेरणा जैसे निद्रा, आराम, मलमूत्र विसर्जन, प्रेम, काम, क्रोध, ये सभी प्रेरणाएं उन्होंने जन्मजात के अंतर्गत रखी। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि व्यक्ति की एक प्रेरणा और होती है अर्जित प्रेरणा। अर्जित प्रेरणा जो है वो उन्होंने उसको भी 2 भागों में बांटा। एक व्यक्तिगत प्रेरणा, व्यक्तिगत प्रेरणा के अंतर्गत उन्होंने 5 प्रेरणाएं रखी, जिसमें एक उन्होंने आदत संबंधी प्रेरणा को माना कि जिसमें मादक पदार्थ सेवन की आदत, व्यवहार संबंधी आदत, ये कुछ आदत होती है जो व्यक्ति के अंदर होती है। दूसरा होता है जीवन लक्ष्य, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या नेता बनने की इच्छा, ठीक है। तीसरा है अभिरुचि संबंधी, जैसे कि पढ़ने लिखने की रुचि, खेलने कूदने की रुचि या किसी और कार्य को करने की रुचि। तो ये जो 2 चीजें उन्होंने बांटी, ये मास्लो ने बांटी, जन्मजात प्रेरणा और अर्जित प्रेरणा। फिर उन्होंने अचेतन इच्छाएं के बारे में उन्होंने बताया। अचेतन इच्छाएं क्या होती है? अचेतन इच्छाएं जो है, जो हम मनुष्य के अंदर कुछ दबी इच्छाएं होती है, जो वो अनैतिक कार्यों के प्रति होती है, जिसको मनुष्य खुल करके उस कार्य को नहीं कर पाता है, तो वो हमारे मनुष्य की अचेतन इच्छाएं होती है, और जिनका ज्ञान हमें नहीं होता है और समय समय पर किसी न किसी रूप में वो प्रकट होती है। तो ये हमारी अचेतन इच्छाएं होती हैं, और जो अचेतन इच्छाएं व्यक्ति के व्यवहार के द्वारा प्रदर्शित हो जाती हैं। तो मास्लो ने अचेतन इच्छाओं के बारे में भी बात बताई। अगली चीज उन्होंने कही अभिवृत्ति, एटीट्यूड। ये 2 प्रकार के अनुकूलन तथा प्रतिकूलन अभिवृत्तियां होती है। व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारी अभिवृत्तियां जैसी होती है उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। जैसे शत्रु के प्रति प्रतिकूल अभिव्यक्ति होने के कारण हम उसकी निंदा करते हैं, मतलब हमें वो अच्छा नहीं लगता है, ये हमारा जो शत्रु है, तो हम जाहिर सी बात है उसकी बुराई करते हैं। मित्र के प्रति अगर हमारी जो अभिवृत्ति है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो हमेशा हम उनकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। फिर अगला है सामाजिक अभिप्रेरणाएं। सामाजिक प्रेरणाएं क्या होती है, जिसमें पहला हम कह सकते हैं कि सामुदायिकता। सामुदायिकता जिसका अर्थ है कि समुदाय या समूह में रहने की इच्छा, कि ज्यादातर अगर हम देखें तो ये जो किशोरी जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है, अपना एक ग्रुप में रहने की इच्छा होती है, वो हमेशा अपने समूह के साथ रहते हैं। तो ये जो उनके अंदर एक सामुदायिकता की भावना होती है। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति जो है वो अकेला नहीं रह सकता, उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ होती है, समाज में होती है। तो ये उसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि सामुदायिकता की भावना। दूसरा है आत्म स्थापना, कि उसे मौलिक प्रेरणा भी कहा जा सकता है। समाज में रह सकने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वाग्रह करना पड़ता है, और स्वाग्रह का भाव जो है सीखने और अनुभव के स्वरूप प्रदान होता है। ये है हमारी अभिप्रेरणा की टेबल, इसको आप लोग देखिए। ये अभिप्रेरणा जो है वो 2 प्रकार की होती है। जन्मजात प्रेरणा, जो जन्मजात जैसे कि भूख, प्यास, काम, नींद, विश्राम आदि, और दूसरी हमारी अर्जित प्रेरणा, जिसमें हम व्यक्तिगत प्रेरणा क्या है, आनंद, जीवन लक्ष्य, अभिरुचि, अभिव्यक्ति, अचेतन इच्छाएं आदि। और दूसरी हमारी क्या है, सामाजिक प्रेरणा। सामाजिक प्रेरणा में सामुदायिकता की भावना, स्वाग्रह, संग्रहशीलता, युद्ध प्रवृत्ति आदि ये सब क्वालिटीज होती है, ठीक है। तो ये है हमारी अभिप्रेरणा का वर्गीकरण।